तालिबान ने महिलाओं और प्रेस की स्वतंत्रता का वादा किया है। समूह के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम महिलाओं को काम करने और पढ़ने की अनुमति देने जा रहे हैं। हमें निश्चित रूप से एक फ्रेमवर्क मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज में बहुत सक्रिय होने जा रही हैं, लेकिन इस्लाम के ढांचे के भीतर। तालिबान 1990 के दशक के अंत में एक क्रूर शासन की तुलना में एक मॉडरेट शासन चलाने की ओर बढ़ रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और वे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने जा रही हैं। ये पूछे जाने पर कि नई तालिबान सरकार पिछली सरकार से कैसे अलग होगी, उन्होंने कहा कि संगठन विकसित हुआ है और वे पहले जैसी कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, अब हम जो कार्रवाई करने जा रहे हैं उसमें 20 साल पहले की तुलना में अंतर होगा। संगठन के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आश्वासन दिया कि हम अपने सांस्कृतिक ढांचे के भीतर मीडिया के लिए प्रतिबद्ध हैं। निजी मीडिया स्वतंत्र और स्वतंत्र बना रह सकता है। वे अपनी गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समूह की लोगों के घरों में प्रवेश करने या पिछली सरकारों में सेवा करने वाले, विदेशियों के साथ काम करने वाले या अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों का हिस्सा होने वाले किसी भी व्यक्ति पर जवाबी हमले करने की कोई योजना नहीं है। तालिबान लड़ाकू के काबुल निवासियों के घरों में प्रवेश करने की अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वे धोखेबाज थे जिन्हें तालिबान को सौंप दिया जाना चाहिए और उचित सजा मिलनी चाहिए। इससे पहले मंगलवार को मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, समूह के सह संस्थापक और अब उपनेता, कतर से देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार वापस लौटे हैं। सत्ता में अपने पहले कार्यकाल के दौरान कंधार तालिबान का आध्यात्मिक जन्मस्थान और राजधानी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस को कवर कर रहे पत्रकारों की पिटाई के मामले में जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी दिलबाग सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। डीजीपी ने श्रीनगर के एसएसपी को दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक ट्वीट के मुताबिक डीजीपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। दरअसल मंगलवार को श्रीनगर के जहांगीर चौक पर फ्लाईओवर के पास शिया समुदाय मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे थे। इस जुलूस को कवर करने के दौरान पुलिसकर्मियों ने मीडिया कर्मियों के खिलाफ बल प्रयोग किया। एक फोटो जर्नलिस्ट सज्जाद हमीद ने आरोप लगाया कि जब वो अपना काम कर रहे थे तब पुलिस ने उनके कैमरे का लेंस तोड़ दिया। जुलूस को कवर करते हुए पुलिसकर्मियों द्वारा पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और कश्मीर प्रेस क्लब और कश्मीर प्रेस फोटोग्राफर एसोसिएशन समेत कश्मीर स्थित मीडिया संगठनों ने कड़ी निंदा की। कश्मीर प्रेस क्लब ने कहा कि शेरगारी पुलिस स्टेशन के पुलिस ने बिना किसी उकसावे के मीडिया कर्मियों की पिटाई की। साथ ही अधिकारियों को संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। प्रेस क्लब ने दोहराया कि पुलिस अधिकारियों को संविधान के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करने और दोषियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इस घटना की निंदा की और ट्वीट किया। जम्मू कश्मीर पुलिस कर्मियों को श्रीनगर में पत्रकारों को बेरहमी से पीटते हुए देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग तो बस अपना काम कर रहे थे, खबर छाप रहे थे। वे खबर नहीं बनाते हैं और वे कहानी बनाने के लिए घटनाओं को इंजीनियर नहीं करते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के ट्विटर हैंडल को टैग कर उनसे कार्रवाई की अपील की। इस मामले में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया और कहा, मीडिया अफगानिस्तान में मानव त्रासदी और सामने आए संकट पर बहस करने में घंटों बिता रहा है, लेकिन क्या वे कश्मीर में अपने कम्युनिटी के लिए बोलेंगे जिन्हें सुरक्षा बलों ने अपना काम करने के लिए आज पीटा। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को श्रीनगर के लाल चौक पर मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कई शिया समुदाय के लोगों को जो शोक मना रहे थे हिरासत में ले लिया गया। इन्हें रोकने के लिए कई हिस्सों पर कॉन्सेंटीना के तार और बैरिकेड्स लगाए गए थे। पारंपरिक रूप से मुहर्रम की 8 तारीख को लाल चौक के आसपास के इलाकों में शिया समुदाय के लोग जुलूस निकालते हैं जो डल गेट पर समाप्त होता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि कई लोगों को तब हिरासत में लिया गया जब उन्होंने लाल चौक की सड़कों पर बैरिकेड्स पार करने और जुटने की कोशिश की। एक शख्स पुलिस की गाड़ी के नीचे आ गया, लेकिन शख्स सुरक्षित है। जुलूस के दौरान कई लोगों के हाथ में तख्तियां थीं जिन पर इस्लामिक और फ्री कश्मीर के नारे लिखे थे। पुलिस ने शोक मनाने वालों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।
तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने से भारत और पड़ोसी देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ये चिंता कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने जाहिर की है। संस्था के उच्च प्रतिनिधियों का कहना है कि अफगानिस्तान से निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं के दाम भारतीय बाजार में महंगे हो सकते हैं। इसकी वजह दोनों देशों के बीच रिश्तों और द्विपक्षीय व्यापार में अनिश्चितता को माना गया है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भड़तिया के मुताबिक भारत से अफगानिस्तान को चाय, कॉफी, काली मिर्च, कपास, खिलौने, जूते और विभिन्न अन्य उपयोग वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, जबकि देश अफगानिस्तान से सूखे किशमिश, अखरोट, बादाम, अंजीर, पाइन नट्स, पिस्ता, सूखे खुबानी और ताज़े फल जैसे खुबानी, चेरी, तरबूज और कुछ औषधीय जड़ी बूटियां आयात करता है। लेकिन तालिबान के देश पर कब्जा करने के चलते मची उथल पुथल के कारण दोनों देशों की शिपमेंट फंस कर रह गई है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि भारत के अफगानिस्तान से आयात किए जाने वाले सूखे मेवे के व्यापार। तालिबान ने 20 साल की लड़ाई में खून खराबे के बाद काबुल को दोबारा अपने नियंत्रण में ले लिया है। तालिबानी शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की मांग कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया। लंबी चली लड़ाई में हजारों की संख्या में सैनिकों की मौतें हुई। अमेरिका किसी भी तरह से अराजकता और हिंसा में फंसने वाली पहली महाशक्ति नहीं है जिसने पीछे हटने से पहले साम्राज्य को कब्रिस्तान बनाया हो। ब्रिटिश साम्राज्य ने 1839 और 1919 के बीच 3 युद्ध लड़े। साल 1842 में पहले एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान अफगानियों ने हिंदू कुश के शीतकालीन बर्फ में ब्रिटिश सेना को मार गिराया था। इस दौरान 4700 ब्रिटिश सैनिकों की मौत हुई थी और 12,000 आम लोग मारे गए थे, जबकि दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध 1878 और 1880 के बीच ब्रिटिश के लिए बेहतर रहा, लेकिन इस दौरान भी बड़ी संख्या में ब्रिटिश सैनिक मारे गए। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 9,850 ब्रिटिश सेना की मौत हो गई थी। इनके अलावा तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में एशियाई देश ने अपनी स्वतंत्रता वापस हासिल की और इस दौरान 236 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। इसके बाद कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया। ये वो दौर था जब अमेरिका मुजाहिदीन का समर्थक था और यही वजह रही कि जितने भी विद्रोही समूह थे वे सब सोवियत संघ के खिलाफ हो गए। अफगानिस्तान में छिड़े युद्ध में सबसे ज्यादा 14,453 सेना की मौत इसी दौरान हुई और 53,753 सैनिक घायल हुए थे। इसके बाद साल 1989 में सोवियत संघ की हार हुई और उन्हें अफगानिस्तान से पीछे हटना पड़ा। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम में अब तक 2,348 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 20,000 सैनिक घायल हुए हैं। साल 2001 में अमेरिका के हमले के बाद अमेरिका और नाटो गठबंधन ने अफगानिस्तान में अपनी सेना तैनात किए थे। इस अवधि में 1,147 नाटो सैनिक भी मारे गए हैं। अब एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनना तय हो गया है। पिछले दिनों तालिबानियों के हिंसा तेज करने से अफगानिस्तान में लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और सैकड़ों की जानें गई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 से अब तक 3.5 मिलियन लोगों को अपने ही देश में हिंसा की वजह से विस्थापित होना पड़ा। अब देश में आगे कैसे हालात होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। केंद्र सरकार ने हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके मुताबिक 1 जुलाई 2022 से भारत में प्लेट, कप और कटलरी समेत सिंगल यूज के तहत आने वाली वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक होगी। सरकार ने ये अधिसूचना 12 अगस्त को जारी की। इसके मुताबिक सामान ले जाने के लिए प्रयोग होने वाले प्लास्टिक बैग की मोटाई 1 सितंबर से 50 माइक्रोन होगी, जबकि 31 दिसंबर से इसे 75 माइक्रोन तक बढ़ा दिया जाएगा। इससे बैग दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं 30 सितंबर 2021 से बिना बुने हुए प्लास्टिक बैग का वजन 60 ग्राम पर वर्ग से कम नहीं होगा। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के आदेश के बाद एक बार फिर भारत में प्लास्टिक का इस्तेमाल बहस का मुद्दा बन गया है। बता दें कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2018-19 में 33,60,043 टन प्लास्टिक वेस्ट पैदा हुआ था। इसमें से महाराष्ट्र और तमिलनाडु से सबसे अधिक 12%, जबकि राजस्थान से सबसे कम 3% वेस्ट पैदा हुआ।
वहीं देश में पैदा होने वाले नगरपालिक ठोस कचरे में प्लास्टिक वेस्ट का 5 से 6% का योगदान होता है। इतने बड़े स्तर पर कचरा पैदा होने के बाद उम्मीद की जाती है कि ये कचरा फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। हालांकि डाउन टू अर्थ में छपी एक रिपोर्ट में एक वैज्ञानिक शोध के हवाले से लिया गया कि सिर्फ 9% प्लास्टिक वेस्ट ही दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। करीब 12% कचरा जला दिया जाता है, जबकि 79% प्लास्टिक वेस्ट जमा हो जाता है। वो कचरा जो ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा कचरा वातावरण में मिलकर कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का कारण बनती है। सीपीसीबी की 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पैदा होने वाले प्लास्टिक कचरे में 94% थर्मोप्लास्टिक ऑक पीवीसी होता है, जिसे दोबारा फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 पर आई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्लास्टिक वेस्ट का 50% हिस्सा सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में पैदा होता है। रिपोर्ट में हालांकि कहा गया था कि भारत में हर साल करीब 16 लाख टन कचरा पैदा होता है, जबकि प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन नाम की संस्था का अनुमान है कि देश में 2017-18 में 1 करोड़ 60 लाख टन प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ। डाउन टू अर्थ में छपी एक रिपोर्ट में इंडस्ट्री बॉडी फिकी के हवाले से लिखा गया कि भारत में 43% प्लास्टिक पैकेजिंग के कामों में इस्तेमाल होता है, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक है। फिकी के मुताबिक एक भारतीय औसतन रोज 11 किलोग्राम प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। इसे फिर से इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 731 रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं। हालांकि इन इकाइयों में अनियमितता के कारण अधिकतर प्लास्टिक वेस्ट कचरे का एक ढेर बनकर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।